बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद को हैदराबाद में सर्विस ज्वाइन किए चंद हफ्ते हुए थे, मगर अभी तक कोई ढंग का किराए का घर नहीं मिल सका था। जो घर जैसे पसंद आता उसका किराया बहुत ज़्यादा होता था। आखिरकार शहर के एक पोश इलाके में इसे एक बड़ी अच्छी कोठी इंतहाई मुनासिब किराए पर मिल गई। सोने पर सुहागा था ये। पूरी कोठी फुल फ्रेश नीट थी। अहमद की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने अपने अम्मा अब्बा पर जोर दिया कि वो फ़ौरन इसके पास हैदराबाद आ जाएं, मगर बड़े भाई के घर बड़े सालों के बाद खुशी मुतवक्को थी, इसलिए अम्मा ने अभी फ़ौरन आने से इनकार कर दिया। अहमद शाम को घर जाता तो उसको बहुत तन्हाई महसूस होती। पिछले कुछ दिनों से अहमद बीमार था, मगर नई नौकरी होने के बायस रोज़ काम पर पहुंचता। आज इसे बुखार बहुत तेज़ था और घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई। आज शाम से ही बादल आए हुए थे। अचानक गरज चमक के साथ सालाबारी शुरू हो गई। घर पहुंचकर अभी इसने कपड़े बदले ही थे कि बिजली चली गई। अंधेरे में टकरे खाते भला आखिर इसको एक मोमबत्ती मिल ही गई। अभी इसने खाना शुरू ही किया था, अचानक इसको महसूस हुआ कि कोई बहुत हौले से दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो क्या देखता है, एक खूबसूरत खातून 3 बच्चियों के साथ खड़ी थी। अहमद ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद इनकी गाड़ी इस मौसम में ख़राब हो गई है और वो मदद के हुसूल के लिए इसके दरवाजे पर आए हैं। अहमद ने इनको अंदर आने का कहा। इस खातून ने बहुत अजीब अंदाज में पूछा, वो कौन है? अहमद ने बड़े शाइस्ता अंदाज में उन्हें बताया कि वो इस घर में किराए पर रहता है। अहमद ने इनको ये भी वाज़ह कर दिया कि अभी वो काफ़ी अलवक़्त अकेला है, लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे इस खातून ने इसकी बात ही गौर से ना सुनी हो। खातून ने अहमद से कहा कि इनके ड्राइवर के आते ही वो यहाँ से चली जाएगी। अहमद ने इनको यकीन दहानी कराई कि इनके कुछ घंटे इसके घर गुजारने पर इसको कोई एतराज़ नहीं है। अहमद को वो खातून बड़ी जानी पहचानी सी लगी। शायद इन्होंने आकर इसकी बड़ी आपा और इसकी शैतान भांजियों की याद दिलाई थी। अहमद ने यकीन दहानी के लिए एक दफ़ा फिर पूछा, बुरा ना मानिए तो मैं आपको आपा बुला सकता हूँ? आपका चेहरा मुझे बड़ा देखा भला सा लग रहा है। वो खातून पहली दफ़ा मुस्कुराई और बोली, तुमने आज बुरे आने वाले वक्त को बड़ी अक्लमंदी से रोक लिया है। अहमद ने बेसमझी सी बात को सुना अनसुना कर दिया। वक्त गुजारने के लिए अहमद ने बच्चों से घुलने मिलने की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हुआ। खातून ने अहमद को मुखातिब करके कहा, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है। शायद आपको पता नहीं है कि ये कोठी असेब ज़दा है। यहाँ पर रक्षंदा और उसकी 3 बेटियों की रूहें रहती हैं। अहमद यही समझा कि खातून मजाक करके इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसने बड़ी ज़राफ़त से जवाब दिया, मैं एक मनपसंद शख्स हूँ। मुझे यकीन है कि मैं और रूहें इकट्ठे एक छत के नीचे रह सकते हैं। खातून ने फिर बड़े पुरस्कार अंदाज में फिर अहमद से पूछा, क्या वाकई वो इस हकीकत से ना वाकिफ़ है कि यहाँ पर रक्षंदा नामी खातून और उसकी बेटियों को यहाँ बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था? अहमद की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई और इसको अंदाज़ा हुआ कि वो खातून वाकई संजीदा थी। इसने हल्का कर जवाब दिया कि वो इस हकीकत से मुकम्मल तौर पर लाइल्म था। इस कोठी में कोई दर्दनाक हादसा हुआ था। उसने खातून को बताया कि वो यही समझता था कि मालकान मुल्क से बाहर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर ने इसको यही बताया था। इस खातून ने अहमद को मुखातिब करके कहा, चलो मैं तुम्हें इस कोठी में हुई दर्दनाक कहानी सुनाती हूँ। रक्षंदा एक अमीर माँ बाप की इकलौती खूबसूरत और पढ़ी लिखी औलाद थी। उसकी माँ का इंतकाल लड़कपन में हो गया था। जब रक्षंदा ने MA किया तो उसके वालिद को कैंसर हो गया। मरने से पहले इन्होंने एक मुतवस्सित तबके के लड़के से, जो इनकी फैक्ट्री ही में मुलाजिम था, उससे रक्षंदा की शादी कर दी। शादी के कुछ अरसे के बाद उसके वालिदा का इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद रक्षंदा को पता चला कि उसके न सिर्फ ससुराल वाले बल्कि इसका मियाँ भी इंतहाई अयार और तंग नज़र शख्स है। आहिस्ता आहिस्ता सांप ने कलेंचली बदली शुरू की और रक्षंदा की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली गई। इसी दौरान में अल्लाह ने इसे 3 बेटियों से नवाजा। अब तो हर वक्त के ताने और मार पीट इसका मुकद्दर बन गई थी। हर वक्त इसको बेटा पैदा न करने के मनूस होने के ताने दिए जाते थे। रक्षंदा ने एक दफ़ा अजीज़ को यह कहने की गलती कर दी कि वो इसको तलाक दे दे,
اس کے بعد عزیز نے اس کو اتنا مارا کہ وہ ایک ہفتے ہلنے کے قابل بھی نہ تھی۔ عزیز نے اس کو صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ اس کی حیثیت ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی سی ہے جس کو وہ ذبح کر سکتا ہے مگر آزاد نہیں۔ رخشندہ کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں تھی۔ تیسرے بچے کی پیدائش کے دوران ہونے والی پیچیدگی کے نتیجے میں ڈاکٹر نے اس کی جان بچانے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ اب ماں بننے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ گھر آتے ہی اس کو سب کے بدلتے ہوئے تیور تو نظر آئے تھے مگر اس کو اس کی بات کا اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے بے چین تھے۔ پچھلے کچھ دنوں سے عزیز کا رویہ اس کی طرف اور بچیوں کی طرف بہتر ہو گیا تھا۔ ایک دن عزیز اس کی اور بچیوں کی اپنی سب کی انشورنس پالیسی کاغذات لایا اور بڑے دلار سے رخشندہ سے دستخط کروا لیے۔ ایک رات وہ بچیوں کے ساتھ سوئی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کسی نے ان کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹتی رہی مگر سوئی گیس اس کے کمرے میں بھرتی گئی اور آخر کار کاربن مونو آکسائڈ پوائزننگ سے اس کی موت ہو گئی۔ عزیز اور اس کے گھر والے صبح مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے اور پورا کاروبار گھر اور 5 کروڑ کی انشورنس کے کلیم کے مالک بن گئے مگر یہ پیسہ ان کو استعمال کرنا نصیب نہ ہوا۔ عزیز کے والدین سوتے میں گیس کا ہیٹر کھلا رہ جانے سے ٹھیک رخشندہ اور اس کی بیٹیوں کی طرح مرے۔ عزیز کی ریڑھ کی ہڈی ایک ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر اپنے دن پورے کر رہا ہے۔ احمد نے ایک جرجری سی لے کر استغفار پڑھی۔ اچانک ہی وہ خاتون اٹھ کر کھڑی ہوئیں۔ احمد نے نکلتے نکلتے اس سے پوچھا، سنیے آپ کو اس واقعے کی تفصیلات کا علم کیسے ہوا؟ وہ پیچھے مڑ کر مسکرائی اور بولی، تم ہی بتاؤ اتنی تفصیلات کیسے پتہ ہو سکتی ہے؟ تم نے مجھے دل سے آپا بلایا اس لیے تمہیں زندہ سلامت چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ احمد کے رقبے پہ سنسنی سی دوڑ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا کہ وہ خاتون اسے جانی پہچانی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ ماسٹر بیڈ روم میں ان کا اور ان کی پیاری بچیوں کا پروٹیٹ ہی لگا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کو روحیں کے وجود پر یقین آیا۔ اگلی صبح اس نے سب سے پہلے گھر خالی کیا اور قبرستان جا کر رخشندہ اور اس کی بچیوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کی۔ یہ سارا قصہ اس کے بخار سے دیکھتے دماغ کی کارستانی تھی یا حقیقت، وہ آج بھی فیصلہ کرنے سے قاصر ہے۔ مزید سٹوری سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔